हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं मध्य प्रदेश एडीपीओ की क्लास कंटिन्यू ले रहा हूं। अब तक की मैं 6 एक्टों को वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं 7वां एक्ट लेकर आया हूं और पिछला जो वीडियो मैं राज्य सुरक्षा अधिनियम पर डाला था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस 7वें एक्ट को और समझते हैं दोस्तों। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम जानेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसका क्रमांक है 28 और सन 1961 से इसे लागू किया गया। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं कि इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली और कब इसे लागू किया गया। आइए समझते हैं। 20 मई 1961 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली इस एक्ट को, और इसे 1 जुलाई 1961 से इसे लागू किया गया। जम्मू कश्मीर जो था उसे 31 अक्टूबर 19 के बाद संपूर्ण भारत अब लागू हो चुका है एक्ट हमारा। ठीक है, भारत गणराज्य के हम इसे बात करें तो ये 12वें वर्ष अधिनियमित हुआ संसद द्वारा। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। दोस्तों, ये 3 तारीख हमारी हुई कंप्लीट। आइए अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट में कुल धाराएं 10 धाराएं हैं। छोटा एक्ट है लेकिन महिलाओं से संबंधित एक्ट है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। और दोस्तों, इस एक्ट का जो नाम है दहेज प्रतिषेध, दहेज से मनाही की गई, दहेज पर रोक लगाया गया 1961 के कानून के तहत। ठीक है, और दहेज का लेना या दहेज का देना प्रतिबद्ध करने के लिए अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसलिए लाया गया दहेज का लेना और देने को रोकने के लिए। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम 1985 इसी में शामिल। ठीक है, और इसके अलावा यदि बात करूं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, इससे जो पहले जो है एक इसका सार है, एक इसका उद्धरण है, एक इसका रूप है। तो दोस्तों, आईपीसी का उद्धरण, सीआरपीसी का और एविडेंस का उद्धरण, यानी उनका सार है, ये एविडेंस है। इससे पहले इसमें आईपीसी में इसके बारे में, दहेज के बारे में कुछ धाराएं बताई गई है। आईपीसी की यदि मैं बात करूं तो 304B दोस्तों जो बात करती है दहेज मृत्यु के बारे में। यदि किसी महिला की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु प्राकृतिक से भिन्न होती है और जिसमें प्रति या नातेदार द्वारा किसी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग की गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के अंदर, तो दोस्तों उसको दहेज मृत्यु के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसका प्रावधान आईपीसी की धारा 304B में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण धारा है इस एक्ट में। ठीक है, आईपीसी हम पढ़ेंगे तो ये धारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी जा चुकी है सभी एग्जामों में, तो ध्यान रखें। आईपीसी की धारा 304B में प्रावधान किया गया है दहेज मृत्यु का। और एक है दोस्तों 498A का दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि पति या पति के नातेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार। ठीक है, ये दोनों धारा आईपीसी की महत्वपूर्ण धारा है, इन्हें याद रखिए। हम आईपीसी भी हमारा इस सिलेबस में हिस्सा है, जिसे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी 2 धारा को आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और इंडियन एविडेंस की धारा 113 का और 113 खा दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण धारा है। ठीक, और सीआरपीसी की धारा 174, 176 और 198 का। ठीक है, ये धाराएं दोस्तों, इन्हीं का उदाहरण, इन्हीं का सार है ये हमारा आज हम जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये दंडनीय अपराध एवं दंड की सूची इसमें दी गई है, हम समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक सी जो बातें हैं वो हमने कंप्लीट करी। आइए शुरुआत करते हैं इस एक्ट को। इसकी धारा 1 हर एक्ट की तरह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत है और इसका प्रारंभ राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे उस दिन से इसे संपूर्ण भारत पर लागू माना जाएगा। ठीक है, तो हमारी धारा 1 कंप्लीट। आइए धारा 2 जो बात करती दहेज की परिभाषा। तो इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, शामिल है, जो विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी समय दी जाती है, उसे यहाँ पर परिभाषा में शामिल किया गया है। लेकिन जिस मुस्लिम संविधि शरीयत कानून जिस पर लागू होता है उसमें मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती।
ठीक है, ये कई एग्जामों में क्वेश्चन बन चुका है जहां पर दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 शामिल है। ये बन चुका है कि महर इसके अंतर्गत आती है या नहीं आती है, महर क्या है। ठीक है, तो महर जो है वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा तोहफा उपहार है जो अपने पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाता है, इसमें सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है, सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। पत्नी उस रकम का उस जो धन को दी जाती है, निकाह के समय जो महर बंधी जाती है, ठीक है, तो उसमें जो महर जो है वो उसमें पूरा अधिकार पत्नी का होता है। पत्नी उस रकम को जिस तरह चाहे वो उसको खर्च कर सकती है, उसमें पूरा अधिकार है, उसमें हस्बैंड को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो महर इसके अंतर्गत नहीं आती, ये मोस्ट टाइम भी पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और मूल्यवान प्रतिभूति का जो आशय है, जो परिभाषा है, वो आईपीसी की धारा 30 में जो बताई गई है वही यहाँ पर इसमें मूल्यवान प्रतिभूति का स्पष्टीकरण 2 बताता है। ठीक है, और धारा 2 हमारी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, धारा 1 और धारा 2 हमारी ये कंप्लीट हुई है। आइए धारा 3 जो बात करती है दहेज लेना देने या लेने की के लिए शासित, ठीक है, पेनल्टी। कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, दहेज लेता है या दहेज देता है, तो दोनों के लिए धारा 3 बात करती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या दहेज के मूल्य की रकम तक जो भी अधिक हो सकेगी उससे जुर्माना वसूला जाएगा। 5 वर्ष से कम तो सजा नहीं होगी, और जुर्माना 15,000 रुपये मिनिमम होगा। और दहेज की यदि बात करें, दहेज का जो माल है ना, जो मूल्यवान प्रतिभूति है या वस्तु है, संपत्ति है, उसका जो मूल्य होगा उस रकम तक हो सकेगी, उस तक हो सकेगी, उससे कम नहीं होगी। ध्यान रखना, उस अधिक हो कम ना हो। ठीक है, तो धारा 3 जब बात करती है दहेज के बारे में, ठीक है, तो हमने दहेज 3 तुम्हारी धाराएं कंप्लीट हुई है। आइए धारा 4 देखते हैं, दहेज मांगने के लिए शासित। ठीक है, कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, दहेज मांगता है, तो उसके तहत धारा 4 के तहत उसके लिए शासित है। उसे मिनिमम कम से कम 6 माह से कम तो सजा नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वधू वाला मतलब पति वाला वो किसी भी तरह से दहेज की मांग करता है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताया था आपको, इसके क्वेश्चन लगवाया था जब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बताया था कि मामा द्वारा दहेज की मांग करना, और दोस्तों किस धारा के दिन आता है, वो धारा 4 के दिन आता है, उसे दंडनीय माना गया है। दहेज की आप मांग नहीं कर सकते, दहेज की मांग करते हो तो धारा 4 इस बात के लिए प्रावधान करती है, और जिसमें मिनिमम 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये हमने देखी धारा 4। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगली धारा को देखेंगे। आइए और देखते हैं हम नेक्स्ट, हम कंटिन्यू अगली धारा दोस्तों जो बात करती है धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री या अन्य नातेदार के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र या किसी माध्यम से, मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई व्यक्ति है जो जिसकी पुत्र अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, वो किसी माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से ये विज्ञापन छपवाता है कि भैया आप मेरी लड़की से विवाह कर लीजिए तो हम आपको हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा 25% जो हिस्सा भी कोई भी हिस्सा यदि बात करता है तो धारा 4 तो धारा 4 का के अंतर्गत उसको क्या किया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी, अब इस तरह की पाबंदी नहीं की जाती। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, ऐसा कार्य करता है, तो दोस्तों कुछ 6 माह से कम 6 माह से कम नहीं होगी सजा, जो किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारा 4 का हमारी कंप्लीट हुई है। आइए धारा 5 जो बात करती है दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना। यदि कोई व्यक्ति दहेज का लेने या देने के लिए एग्रीमेंट या करार करता है तो ऐसा करार शून्य होता है, ऐसा करार शून्य होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन में होगा ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा, शून्य करनी होगा, वैध होगा, अवैध होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ध्यान रखना ऐसा करार शून्य होगा। आइए धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज का उसकी पत्नी या उसके वारिसों के लिए। अब पत्नी, मान लीजिए मैं किसी पत्नी की मृत्यु प्रकृति से भिन्न हो जाती है और 7 साल के अंदर हो जाती है, तो ऐसी मान लीजिए ऐसी स्थिति में उसे हम दहेज मृत्यु मानेंगे, तो धारा 304 का मैं बताया था। और उसके वारिसों के फायदे के लिए, यदि उसके बच्चे हैं, यदि उस महिला के बच्चे हैं तो उसके बच्चे को वो संपत्ति हस्तांतरित हो जाएगी, और यदि उसके बच्चे नहीं है तो उस स्त्री, उस पत्नी की, उस महिला के पालक यानी उसके माता पिता को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, या तो बच्चे नहीं है तो उसके माता पिता को। ठीक है, इस तरह यदि कोई ऑप्शन में आता है
ये किससे किसके फायदे के लिए होगी? बच्चे, माता पिता दोनों या दोनों नहीं, ठीक है, तो दोनों के फायदे के लिए होगी। ध्यान रखिए धारा 6 इस बात करती है पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। ठीक, आइए धारा 7 बात करती है अपराधों का संज्ञान। तो मैं बता चुका हूं आपको कि सारे ही एक्ट में जो है वो सीआरपीसी ही लागू होती है। 97 और 73 जो बात करती है किसी भी अपराधी की प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वो इसी के अनुसार चलती है। तो अपराधों का जो संज्ञान है वो सीआरपीसी के तहत दिया जाएगा। ठीक, इसी बात के होते हुए भी तो आइए अब बात करते हैं इस सत्ता का जो बात करता है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से और कोई श्रेणी का न्यायालय इस अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा। इस अपराध के लिए जो संज्ञान का जो प्रावधान किया गया है वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों का संज्ञान लेगा। इससे और श्रेणी से कम श्रेणी के न्यायालय इस अपराध का संज्ञान इस अपराध का निर्णय नहीं करेंगे, इसका संज्ञान नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात करती है 7 का और 7 खा बात करती है अपराध का संज्ञान। अपराध का संज्ञान दोस्तों या तो पुलिस रिपोर्ट पर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराकर इसकी रिपोर्ट कर सकता है या फिर परिवार पर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सम्मत कर परिवार कर सकता है। आप जानते हैं दोनों पुलिस रिपोर्ट और परिवार दोनों सीआरपीसी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पर ही अन्यथा नहीं। तो इसका जो संज्ञान है वो पुलिस रिपोर्ट पर या फिर परिवार पर लिया जाएगा, अन्यथा संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, धारा 7 का में बताया गया है ये कौन इसका मामले को देखेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, और खां में बताया गया है कि इस अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर या परिवार पर लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आइए धारा 8 जो बात करती है अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनी होना। अपराधों के प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती होना और असमनी होना, समझ गए। धारा 8 का बात करती है कुछ मामलों में सबूत का भार। तो कुछ मामलों में सबूत का भार जो है धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई व्यक्ति अपराध साबित करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को ही यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या 4 के अधीन कोई अपराध किया नहीं किया इसे ही साबित करना होगा। यदि कोई इल्जाम लगाता है उसे साबित करना होगा, उसे ही साबित करना होगा कोई अपराध नहीं किया, उसे ही ये थोड़ी सी तराज हो रही है तो उसे ही साबित करना होगा। ठीक है, धारा 8 का। आइए धारा 8 का जो बात करती है दहेज प्रतिशत अधिकारी। तो दोस्तों दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार जितना उचित समझे मामलों को देखकर तो वो दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, जितना उचित समझे राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार की पावर है। ठीक है, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन रहे तो दोस्तों ध्यान रखना राज्य सरकार की नियुक्ति करेगी। ठीक है, और ये प्रावधान कहां पर किया गया है? धारा 8 खा में दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सबूत का भार 8 का में। ठीक, धारा 9 नियम बनाने की शक्ति। तो दोस्तों धारा 9 के तहत नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो शक्ति है दोस्तों केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार जब उसको उचित लगे कुछ इसमें मामले में कुछ है ना कम ज्यादा करना हो तो वो इससे नियम बना सकती है और नियम बनाने के बाद वो संसद के पटल में दोनों सदनों में इसको रखेगी। ठीक है, और धारा 10 बात करती है कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और धारा 10 के अंतर्गत यदि राज्य सरकार इस मामले को इस एक्ट से संबंधित कोई प्रावधान करना चाहती है तो धारा 10 के अधीन उसको सकती है कि वह नियम बना सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पूरी 10 धाराओं को जाना और इस तरह हमारा ये एक्ट पूरा कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये हमारा 7वां एक्ट था। ठीक, अब तक हमने एडीपीओ के 7 वीडियो और कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।